बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कशन कर रहे थे इन्वेंट्रीज की और लास्ट वीडियो में हमने ये ट्रांजैक्शन देखी थी कि अगर इन्वेंट्री की परचेज में सेल्स टैक्स या वैट इन्वॉल्व हो तो उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होती हैं, और हमने ये ट्रांजैक्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखी थी। और हमने ब्रीफली समझा था कि वैट या सेल्स टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, अच्छा, उसी को डिस्कशन को आज थोड़ा सा और जो है डिस्कस करते हैं। उसमें एक सिनेरियो और मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले आप रिकॉल करें कि हमारी जो वैट की डिस्कशन थी उसमें मैंने आपको ये एग्जाम्पल लेके समझाया था कि हमारे पास एक मैन्युफैक्चरर है, एक रिटेलर है, और हमारा सेल्स टैक्स जनरेट होता है हर उस पॉइंट पे जब सेल होती है। तो मैन्युफैक्चरर सेल करता है, वो सेल्स टैक्स जनरेट करता है और वो सेल्स टैक्स पे कर देता है टैक्स अथॉरिटी को। रिटेलर अपना सेल्स टैक्स जब सेल्स करता है तो सेल्स टैक्स जो है वो जो भी उसको कलेक्ट करता है वो एंड कस्टमर से, और जो उसने ऑलरेडी पे कर दिया होता है मैन्युफैक्चरर से वो डिडक्ट करके जो रिमेनिंग उसका होता है वो टैक्स अथॉरिटी को पे कर देता है। अच्छा, तो इसके हमने देखा था कि अल्टीमेटली सारा का सारा टैक्स, सेल्स टैक्स जो है वो एंड कस्टमर को पास ऑन हो जाता है, ये हमने देखा था। अच्छा, ये जो सिनेरियो हमने देखा उसमें हमारा मैन्युफैक्चरर भी जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है और वो रजिस्टर्ड है विद द टैक्स अथॉरिटी फॉर द सेल्स टैक्स पर्पसेस, और जो रिटेलर है वो भी रजिस्टर्ड पर्सन है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो सेल्स टैक्स के लिए या तो रजिस्टर्ड नहीं होते या वो रजिस्टर होते हैं तो उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो जो है वो सेल्स टैक्स जो है सेपरेटली अकाउंट फॉर करें। वो हो सकता है स्मॉल बिजनेसेस हों और वो साल का एक फिक्स अमाउंट जो है सेल्स टैक्स या वैट के लिए टैक्स अथॉरिटी को पे कर देते हैं और वो उनका फुल एंड फाइनल लायबिलिटी होता है। ना तो वो सेल्स टैक्स को पास ऑन कर सकते हैं, जब भी सेल करते हैं वो पास ऑन नहीं कर सकते, और जो उन्होंने सेल्स टैक्स बेयर किया होता है वो रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, जब भी वो परचेज करते हैं। तो आज ऐसी एग्जाम्पल हम देखेंगे और उसमें हम ये समझेंगे कि अगर इस तरह से कोई सिनेरियो हो तो वहां पे हमारी अकाउंटिंग जो है वो किस तरह से होगी। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं आज। मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, जो लास्ट एग्जाम्पल हमने देखी थी उसमें से और इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया, वो अभी आपको समझ आएगा कि क्या है। अच्छा, ABC कंपनी सोल्ड इन्वेंट्री costing rupees 50,000 for rupees 120,000 for credit of 30 days to B company। ABC कंपनी सेलर है, B कंपनी जो है बायर है। सेल्स का अमाउंट है 120,000। अच्छा, सेल्स टैक्स और वैट एट द रेट 17% इज एप्लीकेबल। ठीक है, और ABC कंपनी इज रजिस्टर्ड विद टैक्स अथॉरिटीज। However, B company is not registered for tax purposes। ठीक है, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो मिली हमें, सेलर जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, वो सेल्स टैक्स रिकवर भी कर सकता है, पास ऑन भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, बिकॉज ही इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, ही इज पेइंग सेल्स टैक्स टू द टैक्स अथॉरिटी। However, the buyer is not a registered person. So in this case, we have to see how the accounting will happen in both the books of accounts of the seller and the buyer। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सेलर की बुक्स में सेल्स हुई है 120,000 की, तो सेल्स को आपने क्रेडिट कर दिया, और आपको पता है कि जो 17% सेल्स टैक्स है वो आपने पे करना है, तो वो लायबिलिटी नेचर है आपकी, वो आपने जो है क्रेडिट कर दिया, सेल्स टैक्स का अकाउंट या वैट का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, और टोटल अमाउंट आपने रिकवर करना है बायर से, तो अकाउंट रिसीवेबल जो है वो आपने डेबिट कर दिया। ये तो हम एंट्री पढ़ चुके हैं, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है नहीं। ठीक है, तो ये हम लास्ट वीडियो में भी पढ़ चुके हैं एंट्री। नेक्स्ट आपके पास इसी की बुक्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आपने रिकॉर्ड कर दी, इन्वेंट्री भी रिकॉर्ड कर दी, ये आप सबको पता है। ठीक है, ये एंट्री आपने कर दी। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो है बायर की बुक्स में। बायर की बुक्स में अगर आप देखें तो इन्वेंट्री डेबिट हो रही है। ठीक है, इन्वेंट्री परचेज की, इन्वेंट्री डेबिट हो गई, अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट हो गया। ठीक है, लेकिन इन्वेंट्री का अमाउंट आप चेक करें कि जो इसको अमाउंट मिला है उसमें सेल्स टैक्स का अमाउंट भी शामिल है। ठीक है, अब देखें ये बायर जो है ये ना तो सेल्स टैक्स सेपरेटली पे कर रहा है ना पास ऑन कर सकता है, तो ये एक अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और इसमें
जो इसकी इन्वेंट्री कॉस्ट है ना, उसके अंदर सेल्स टैक्स शामिल हो जाता है। देखें, हमने जो मैंने आपको वैट और सेल्स टैक्स का मैकेनिज्म समझाया था, वो मैंने ये समझाया था कि वो ना तो मैन्युफैक्चरर बेयर कर रहा था, ना रिटेलर बेयर कर रहा था। उनकी बुक्स में सिर्फ इन आउट हो रहा था। जो रिटेलर ने सेल्स टैक्स बेयर किया वो उसने एंड कस्टमर से कलेक्ट कर लिया, ठीक है, और जो डिफरेंशियल था वो उसने सेल्स टैक्स अथॉरिटी को पे कर दिया। तो रिटेलर की बुक्स में कोई एक्सपेंस नहीं आया, कोई ना एक्सपेंस आया ना कोई इसकी कॉस्ट इंक्रीज हुई। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्वेंट्री की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो गई है। देखें, आपने जब ये अगर रजिस्टर्ड पर्सन होता, जो हमने एग्जांपल पहले देखी थी, उसमें ये था कि इन्वेंट्री को डेबिट किया था 120,000 से, और सेल्स टैक्स जो है जो कि रिकवर करना था एंड कस्टमर से, उसको भी डेबिट किया था, ठीक है, और अकाउंट्स पेबल जो हमने सेलर को पे करना था वो हमने क्रेडिट कर दिया था। तो यहाँ पे इन्वेंट्री की कॉस्ट थी 120,000, लेकिन अगर ये सेल्स टैक्स ना तो रिकवर कर सकता है ना पास ऑन कर सकता है, तो फिर यहाँ पे इन्वेंट्री की कॉस्ट हो गई है 140,000, ठीक है। तो ये फर्क है अगर रजिस्टर्ड पर्सन ना हो। अच्छा, अब डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट चीजें होती हैं। ऐसे मैंने आपको बताया कि कभी कभी ये भी पॉसिबल होता है किसी कंट्री में कि कुछ लोग रजिस्टर ही ना हो सेल्स टैक्स के लिए, ठीक है, ऐसा अनफॉर्चुनेटली होता है कुछ कंट्रीज में। अच्छा, दूसरा ये हो सकता है कि ये किसी ऐसे रिजीम, टैक्स रिजीम में हो कि ये एक एनुअली एक फिक्स अमाउंट जो है सेल्स टैक्स का दे दें, और जो है ना ये सेल्स टैक्स को सेपरेटली अकाउंट फॉर ना करें, जैसे कि ये सेलर कर रहा है, ठीक है, इस तरह से ना करें, क्योंकि ये नॉर्मली जो छोटे बिजनेस होते हैं वो इस तरह से कर रहे होते हैं और उनको गवर्नमेंट अलाउ भी करती है। तो इस तरह के मैकेनिज्म में वो पास ऑन भी नहीं कर सकते सेल्स टैक्स को, एंड कस्टमर तक पास ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब यहां से मैं आपको एक बात जो बताना चाहता हूं वो ये है कि देखिए, इन्वेंट्री आपने देखा कि इन्वेंट्री की कॉस्ट में सेल्स टैक्स का अमाउंट भी शामिल हो गया। अब मैं आपको रिकॉल कराऊंगा इन्वेंट्री की जो हमने कॉस्ट पढ़ी थी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में। वहां पे आप देखें, आपको परचेज प्राइस हमने पढ़ा था, हमने इंपोर्ट ड्यूटीज पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हैंडलिंग, अनलोडिंग, लोडिंग चार्जेस, ये पढ़े थे। अब मैंने यहाँ पे इसमें एक चीज ऐड करी है, वो है नॉन रिकवरेबल टैक्सेस। अब देखें, ये कोई टैक्स जो अभी हमने एग्जाम्पल में देखा वो हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बन रहा है, क्योंकि वो रिकवर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से अगर सिनेरियो होता है तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में इस तरह का टैक्स जो रिकवर नहीं हो सकता वो भी शामिल हो जाता है इन्वेंट्री कॉस्ट में, और जो भी डिस्काउंट होता है वो इसमें से डिडक्ट कर दिया जाता है। अच्छा, अगर जरूरी नहीं है कि ये जो टैक्स रिकवरेबल नहीं है ये सेल्स टैक्स ही हो, कोई और टैक्स भी हो सकता है। कोई गवर्नमेंट कोई ड्यूटी, कोई सेपरेटली कोई ड्यूटी इंपोज कर दे, कोई फेडरल एक्साइज ड्यूटी इंपोज कर दे, तो वो भी आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट बन जाएगी अगर वो रिकवर नहीं हो सकती, यानी कि आप पास ऑन नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो इस तरह के सिनेरियो में इन्वेंट्री की कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाती है, और ये अब अपडेटेड इंफॉर्मेशन है। ये बात मैंने उस वक्त इसलिए नहीं ऐड की थी कि मैं आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता था, और आई होप कि अब ये क्लियर होगी, ठीक है। तो ये हमने अकाउंटिंग देखी। अब नेक्स्ट एंट्री जो है उसमें देखते हैं कि क्या ट्रांजैक्शन, उसमें भी एक नई चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी, बी कंपनी रिटर्न इन्वेंट्री फॉर ₹20,000 ड्यू टू द रीजन दैट इट वाज रॉन्गली ऑर्डर्ड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम वही ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, लेकिन फर्क इसमें यह है कि बी कंपनी इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो बायर है उसकी बुक्स में क्या होगा। देखें, बायर ने इन्वेंट्री परचेज की थी, अब इसने कोई सेल्स टैक्स की या वैट की अलग से अकाउंटिंग तो की ही नहीं है, तो सिंपली ये क्या करेगा कि 20,000 की इसने इन्वेंट्री जो है वो इसने वापस कर दी है, तो ये इन्वेंट्री को क्रेडिट करेगा और जो है अकाउंट्स पेएबल को डेबिट कर देगा, ठीक है, और ये एक डेबिट मेमोरेंडम इशू कर देगा सेलर को, ठीक है। ये तो हमें पता है, ठीक है, ये तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो गई, इसमें कोई ऐसी टेक्निकलिटी नहीं है। लेकिन अब जब आप सेलर की बुक्स में आते हैं तो सेलर की बुक्स में देखें 20,000 सेलर तो जो है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, वो सेल्स टैक्स की अकाउंटिंग कर रहा है, वैट की अकाउंटिंग सेपरेटली कर रहा है। अब उसके पास 20,000 की सेल्स रिटर्न आ गया, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न तो ये ग्रॉस अमाउंट है, उसके लिए तो ये ग्रॉस अमाउंट है। ग्रॉस अमाउंट मतलब कि
this 20,000 includes the selling price plus the sales tax amount, ठीक है। तो इसमें हमें अब जो है सेग्रीगेट करना है सेल्स टैक्स का अमाउंट और सेल्स जो सेल प्राइस है उसका अमाउंट, ताकि हम सेल्स रिटर्न के अकाउंट को डेबिट करें जो सेल्स का अमाउंट है, और जो सेल्स टैक्स का अकाउंट है उसको डेबिट करें सिर्फ सेल्स टैक्स या वैट के अमाउंट से, ठीक है। और दोनों को मिला के 20,000 है। अब इसको सेग्रीगेट करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो ये कहलाता है, आपको जब भी ग्रॉस अमाउंट दिया हुआ हो इस तरह से, ये 20,000 जो ये ग्रॉस अमाउंट है। ग्रॉस अमाउंट का मतलब सेल प्राइस प्लस इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, ठीक है, प्राइस इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। तो उसमें से सेल्स टैक्स को अलग करने का एक फॉर्मूला है, और वो ये मैं आपको अभी दिखा देता हूं। फॉर्मूला ये है, ये आप देखें, ये मैंने इसकी वर्किंग बनाई है, मैंने कैसे ये 2906 का अमाउंट कंप्यूट किया है। ये मैं जो है नेट अमाउंट मालूम कर रहा हूँ। नेट अमाउंट मीन सेल्स प्राइस का अमाउंट मालूम कर रहा हूँ और सेल्स टैक्स का अमाउंट सेग्रीगेट कर रहा हूँ उसमें से ग्रॉस अमाउंट से, ठीक है। ग्रॉस अमाउंट था मेरे पास 20,000 का, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये है सेल्स टैक्स इज इक्वल टू ग्रॉस सेल्स अमाउंट। यहां पे मैं इसको लिख दूं ग्रॉस सेल्स अमाउंट, ग्रॉस सेल्स अमाउंट इनटू सेल्स टैक्स डिवाइडेड बाय 100 प्लस सेल्स टैक्स, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, ये आप देख लें, ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। कभी भी आपके पास ग्रॉस अमाउंट हो यानी कि प्राइस इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स हो, तो आप उसमें से सेल्स टैक्स कैसे जो है सेग्रीगेट करेंगे। ग्रॉस सेल्स अमाउंट इनटू सेल्स टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस सेल्स टैक्स रेट, ठीक है। सेल्स टैक्स रेट हमें मालूम है 17% है, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूले के जरिए कंप्यूट कर लिया 2906, ठीक है। और इस तरह से हमने इस अमाउंट से हमने अपने सेल्स टैक्स या वैट के जो अकाउंट है हमारा उसको डेबिट किया। जो रिमेनिंग अमाउंट था यानी नेट अमाउंट सेल्स प्राइस का अमाउंट था, उससे हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट किया और हमने क्रेडिट कर दिया अकाउंट रिसीवेबल, जो कि हमें इन्वेंट्री रिटर्न हुई है, जो जितने से हमने उसका अकाउंट क्रेडिट किया है, यानी क्रेडिट मेमो भी हम इशू करेंगे इसको, ठीक है। और फिर इसी तरह से जब आपको पता चल गया कि ये अमाउंट है, तो फिर आपने इन्वेंट्री को भी आपने इन कर लिया अपने रिकॉर्ड्स में, इन्वेंट्री आपको वापस मिल गई है, तो इन्वेंट्रीज को डेबिट कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पे भी आप देख लेंगे इसको मैंने कंप्यूट कैसे किया, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कैसे कंप्यूट करते हैं इसको। आपने सेल्स के रेशो में आपने जो इन्वेंट्री कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करके, यानी कि आपको जो इन्वेंट्री रिटर्न हुई है उसकी वैल्यू है 17,000, जो कि अभी हमने देख लिया कैसे निकली है। फिर जो टोटल सेल्स थी हमारी 120,000, इन दोनों का रेशो ले लिया और इसको मल्टीप्लाई किया 50,000 से, तो हमें ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री रिटर्न जो है वो मालूम हो गई, और इससे हमने इन्वेंट्री को डेबिट किया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट किया। तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन है उस केस में जब हमारे पास बायर जो है वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है और सेलर जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है फॉर वैट एंड सेल्स टैक्स पर्पसेस, जो कि सेपरेटली सेल्स टैक्स के अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ तक हमने जो है इन्वेंट्री से रिलेटेड जो हमने अकाउंटिंग एंट्रीज थी वो सारी आज हमने कवर कर ली हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियोस में हम जो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है स्टार्ट करेंगे, और हम देखेंगे कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन में क्या चीज़ है और वैल्यूएशन किस तरह से होती है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वीडियोस पे कमेंट कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें। इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू।